नमस्ते। आज पॉलिटी की सेकंड लास्ट क्लास है। मतलब कितने नंबर है? 61 नंबर है आज। और इसके बाद लास्ट क्लास आएगी आपके संभागीय आयुक्त की 62। मतलब 62 क्लासेस में जितना भी जो एग्जाम है आपका, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे आप अपकमिंग एसआई का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो आगे अब एसआई की वैकेंसी आएगी फरवरी में 2024 में, या जब भी आप आरएस का एग्जाम देंगे, चाहे आप प्रीलिम्स दें चाहे आप मेंस दें। जैसे अभी 27 जनवरी को 28 जनवरी को मेंस है, तो उस हिसाब से भी अगर आप ये सारी की सारी पॉलिटी की वीडियोस देख के जाते हैं तो आप मेंस में भी आंसर लिखने में क्या है, सक्षम है। तो उस हिसाब से आज सेकंड लास्ट है और कल फाइनल क्लास होगी पॉलिटी की। उसके बाद पॉलिटी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से एक बार समाप्ति की ओर चली जाएगी। हाँ, और एक बताना था आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है उसके अंदर टेस्ट अपलोड होते जा रहे हैं। आप टेस्ट करें। अभी फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए जो पीपीटी का प्रिंट का जो सिस्टम है वो अभी ऑन नहीं हो पाया है। और उसको जब ऑन करने के पीछे लगे हुए हैं, तब तक अगर आप प्रिंट निकालना चाहो तो आप एक पेज पर 4 ऐसे सीक्वेंस में लगा के निकलवा सकते हो। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आज जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। अगर आप सिलेबस को देखोगे तो नागरिक अधिकार पत्र है, सिटीजन चार्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और है सामाजिक अंकेक्षण या इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। जो मैंने आपको एक बार सूचना का अधिकार पढ़ाया, राज्य सूचना आयोग पढ़ाया था ना, जिसमें अरुणा रॉय की कहानी सुनाई थी। अगर याद हो अरुणा रॉय की कहानी, तो वो जो अरुणा रॉय का मजदूर किसान शक्ति संगठन था उसकी ही देन थी। सोशल ऑडिट भी, सामाजिक अंकेक्षण भी और सूचना का अधिकार भी। तो ये छोटे टॉपिक हैं। बहुत मुश्किल होता है कि एक आधा क्वेश्चन पूछ ले, पर अब चूंकि ये कह सकते हैं कि नागरिक जो है वो सरकारों के प्रति सजग होते जा रहे हैं, तो सोशल ऑडिट और इससे एक एक क्वेश्चन आना बनता है। आगे चले, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, नागरिक अधिकार पत्र। पहले शब्द पे फोकस करते हैं। नागरिक जो भारत में रह रहा है, भारत में जन्मा है, जो भारत में जन्मा है वो भारत का क्या है, नागरिक है। अब इस नागरिक को इस नागरिक को सरकार क्या दे रही है, सेवा दे रही है। तो वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जो भी सरकार सेवा दे रही है वो नागरिक को अधिकार के साथ दे रही है। किसके साथ दे रही है, अधिकार के साथ। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा व्हाइट पेज निकाला जिस पर लिख दिए कि जब सरकार जो जो सेवाएं नागरिकों को अधिकार स्वरूप दे रही है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक श्वेत पत्र पर आपको लिख कर दे रहे हैं। तो नागरिक अधिकार पत्र से आपको ज्यादा ऐसे नहीं करना कि बहुत टफ है, कुछ नहीं होता। एक व्हाइट पेपर होता है, किसी भी देश में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप ब्रिटेन में हो, चाहे आप भारत में हो, आप दुनिया के किसी भी देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते आपको सरकार जो सेवाएं अधिकार स्वरूप दे रही हैं उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये आप देखोगे कि हर एक भारत के राज्य के पास, अपने विभाग के पास अपने नागरिक अधिकार पत्र भी होते हैं। इसको अगर और सिंपल वे में समझाऊं तो मैं आपको कहूं कि आप अपने घर के सदस्य हैं, और आप अपने घर के सदस्य हैं इसलिए आपकी मम्मी आपको कुछ अधिकार देकर रखी हैं। उन अधिकारों को अगर आपकी मम्मी क्या करे, फ्रिज के मैग्नेट पे चिपका दे कि देखो मेरे बच्चे को इस घर से खाना लेने का अधिकार है, मेरे बच्चे को इस घर से पानी पीने का अधिकार है, मेरे बच्चे को जो इस घर का सदस्य है उसको यहाँ से सोने का अधिकार है। तो जब आप एकदम सिंपल समझो कि आप भारत के एक नागरिक हैं, और भारत के एक नागरिक होने के नाते सरकार अधिकार स्वरूप आपको कुछ सेवाएं दे रही है, और उन सेवाओं को एक पत्र के ऊपर लिख के दे रही हैं कि देखो हम आपकी ये सेवा कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नागरिक अधिकार पत्र कहलाएंगे। और भारत में ये फैशन नहीं था, ये सारा फैशन कहाँ से आया है, ब्रिटेन से आया है। तो ये भी दिमाग में रखना है कि ये ब्रिटेन की दी हुई विरासत है जो भारत ने अपना ली है। वैसे भी जो चीजें अच्छी होती है उसको क्या कर लेना चाहिए, अडॉप्ट, अपना लेना चाहिए। तो देखो, नागरिक अधिकार पत्र, तो 1991 नागरिक अधिकार पत्र ब्रिटेन में एक श्वेत पत्र के साथ शुरू हुआ है। किसके साथ शुरू हुआ है, एक श्वेत पत्र के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो यही बनेगा कि शुरुआत कब होती है नागरिक अधिकार पत्रों की, तो 1991 में होती है, लेकिन भारत में नहीं होती। सिंपल सा याद रखो कि नागरिक अधिकार पत्रों का फैशन किसने शुरू किया, तो ये फैशन शुरू करने वाले थे ब्रिटेन वाले।
तो ये कहाँ से शुरू होता है? ब्रिटेन में। और सिंपल क्या होता है? एक वाइट पेपर होता है, एक सफेद पेज होता है, जिस पर वो कहते हैं कि हम आपको लिख के देंगे कि एक जो सरकार होती है वो किन किन जगहों पर नागरिकों को अधिकार देकर सेवाएं प्रदान कर सकती है। ठीक, तो 1991 में नागरिक अधिकार पत्र ब्रिटेन में श्वेत पत्र के साथ शुरू किए गए। अब ब्रिटेन के बाद ये फैशन फैला और फैलकर कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कब गया? 1997। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आप इसको रीड करके छोड़ सकते हो। देन कहाँ गया ये फैशन? बेल्जियम गया। बेल्जियम में कब था? 1992 में। बेल्जियम भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रीड आउट करके छोड़ सकते हो। देन कनाडा। कनाडा में कब था? 1995। कनाडा भी आपको ध्यान नहीं रखना। फ्रांस में कब गया? 1992। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। फिर कहाँ आ जाता है ये फैशन? भारत। भारत आते आते कौन सा ईयर आ जाता है? 1997। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन सुने और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन कि भाई नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत विधिवत रूप से पूरे विश्व में कौन से ईयर में होती है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि पूरे विश्व में वो कौन सा ईयर है जब ये शुरू हो रहा है? तो पूरे विश्व में वो कब शुरू हो रहा होता है? 1991 में। अगर आपने चैट बॉक्स के अंदर 1991 टाइप किया है तो आपका आंसर क्या है? सही है। और इस वक्त मेरे साथ आंसर देने से आपको जल्दी से एक बार चीजें क्या हो जाएगी दिमाग में? मग अप, सेव हो जाएगी दिमाग के अंदर। देन आपको मुझे ये बताना होगा कि ये बताओ कि ये फैशन जो है नागरिक अधिकार पत्रों का, ये कौन से देश ने सबसे पहले शुरू किया? तो ये सबसे पहले शुरू करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन है। कौन है ये? ब्रिटेन है। उसके बाद कहाँ कहाँ शुरू हुआ ये हमें पढ़ने का ज्यादा जरूरत नहीं कि अच्छा ठीक है, फिर ये फैशन ऑस्ट्रेलिया गया, देन ये बेल्जियम गया, देन ये कनाडा गया, देन ये फ्रांस गया। ठीक है, गया तो अच्छा है, लेकिन भारत ये फैशन कब आता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। भारत ये फैशन आता है 1997 में। और यहाँ पे आपको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। अगर मैं लिखूं कि भारत में नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत, भारत में नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत, नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत, और मैं आपको दो ऑप्शन दूं, कौन कौन से दो ऑप्शन दूं? एक ऑप्शन मैं आपको दूं 1991 और एक ऑप्शन मैं आपको दूं 1992। तो अब बता 1997। अब बताएं कौन सा आंसर सही होगा? इस ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना इसलिए है क्योंकि जब प्रेशर आएगा ना तब आप ये सोचोगे कि अच्छा ये फैशन तो 1991 में शुरू हुआ था, तो जल्दी से ए ऑप्शन पर क्या कर दोगे? हड़बड़िया वायरस काम करेगा और ए पे टिक कर दोगे। उस वक्त आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि वो भारत में पूछ रहे हैं। चूंकि वो भारत में पूछ रहे हैं इसलिए सही आंसर क्या होना है? 1997। और यही बात आपको सावधानी पूर्वक ध्यान रखनी है। ठीक, आगे चलूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस छोटा सा एक बार फिर से सुन लीजिए। जितना सुनेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? दिमाग में रहेगा। तो बहुत सिंपल है, ब्रिटेन वालों ने 1991 में एक फैशन चलाया। वो फैशन क्या था? उन्होंने अपने नागरिकों को बोला कि देखो, हम ब्रिटेन की जो सरकार है जो आपको सेवा दे रही है ब्रिटेन के नागरिक होने के नाते, उसको हम एक व्हाइट पेपर पर आपको लिख के दे रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार इतना काम कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी दिन आपकी मम्मी को लगा कि आज मुझे अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि आधिकारिक रूप से मैं आपकी कितनी सेवा करती हूँ, तो आपकी मम्मी पेन पेपर लेके लिखती है कि देखो सुबह 8 बजे आपको नाश्ता दे रही हूँ, सुबह 12 बजे आपको लंच दे रही हूँ, दोपहर का खाना खिला रही हूँ, फिर आपको 4 बजे चाय बना के दे रही हूँ और रात को 8 बजे आपको डिनर दे रही हूँ। तो आपकी मम्मी के द्वारा पूरे दिन में, एक पूरे दिन के अंदर आपको क्या क्या आधिकारिक सेवाएं उस घर का सदस्य होने के नाते दी जा रही है, वो अगर एक व्हाइट पेपर पर लिख दे तो वो भी नागरिक अधिकार पत्र है। तो वैसा ही काम 1991 में ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने कहा कि भाई अब नागरिकों को बताना पड़ेगा कि हम जो सरकारें हैं हम आपको क्या क्या सेवाएं आधिकारिक तौर पर दे रहे हैं। तो उन्होंने एक व्हाइट पेपर बाहर निकाला। उसके बाद ये फैशन गया ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा और फ्रांस। इन सब में जाने के बाद किसको ये लत लगी फैशन की? भारत को लगी। और भारत में ये फैशन कब आया नागरिक अधिकार पत्रों वाला? 1997 में। अब आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, गौर से पेपर का क्वेश्चन पढ़ना है और आपको बताना होगा कि भारत में अगर पूछे तो 1997 होगा, और अगर जनरल पूछे कि शुरुआत कब हुई, भारत आगे ना लिखा हुआ हो और ऑप्शन में 1991 हो, 1997 ना हो, तब आपको किसके टिक करके आने होंगे? 1991 पे। तो पहला पेज 360 डिग्री के एंगल पर क्लियर हुआ। आगे चलूं? चलो,
हाँ, नागरिक अधिकार पत्र ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जॉन मेजर के विचारों की उपज थी। तो जो अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है ना, कि ये जो नागरिक अधिकार पत्रों का फैशन है, कौन सा फैशन? नागरिक अधिकार पत्रों का फैशन। ये फैशन कब बाहर आया? 1991 में। कहां से बाहर आया? ब्रिटेन से। और बाहर लाने वाला व्यक्ति कौन था? इसका डिजाइनर कौन था? उस वक्त का पीएम ब्रिटेन का, जिसका नाम क्या था? जॉन मेजर। क्या था उनका नाम? जॉन मेजर। तो जॉन मेजर जो महाशय थे वो इस फैशन को बाहर लाए नागरिक अधिकार पत्रों के। और कब लाए? 1991 में लाए। ठीक, तो अब जॉन मेजर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है आपको आरपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। तो मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ? गोला करके दे रही हूँ। ब्रिटेन पर भी मैं आपको गोला करके दे रही हूँ। और कौन सी पार्टी से थे वो? कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, 1991 में जॉन मेजर के श्वेत पत्र। अब जो 1991 में जॉन मेजर का श्वेत पत्र आया, उसके अंदर सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा कहो या सरकारी सेवा कहो, बात एक ही है। चाहे तो आप सार्वजनिक सेवा कह दो, चाहे तो आप क्या कह दो? सरकारी सेवा कह दो। तो सरकारी सेवा के 6 सिद्धांत शामिल थे, इंपॉर्टेंट अगेन। तो जॉन मेजर ने कहा कि देखो ब्रिटेन के नागरिकों, तुम एक बात सुन लो, हम जो ब्रिटेन की सरकार है, मैं ब्रिटेन की सरकार का प्रतिनिधि हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, और मैं आज आपको आधिकारिक तौर पर एक श्वेत पत्र में बता रहा हूं कि मैं किन 6 अधिकारों सहित आपको सेवाएं दे रहा हूं। तो सबसे पहली बात उसने कही, मानदंड। उसने बोला कि कुछ स्टैंडर्ड है हमारे, कुछ मानदंड है हमारे, कुछ हमने बेस तय कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप देखोगे चुनाव का माहौल है, दोनों तरफ की पार्टीज अपना अपना घोषणा पत्र निकालेगी। उस घोषणा पत्र में वो कहेगी कि हमारे सरकार आनी चाहिए, इसके ये मानदंड है कि हम आपको वैकेंसीज देंगे, हम व्यापारियों को टैक्स कम चुकाने को बोलेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें मानदंडों की वो करेंगे ना। तो मानदंड का मतलब क्या हुआ कि कुछ आधार होंगे, उन आधारों पर हम आपको क्या देंगे? कुछ ना कुछ अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहला उन्होंने कहा कि हम मानदंड निर्धारित करेंगे। दूसरा उसने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को फॉलो करेंगे। अब पारदर्शिता क्या होती है? बहुत सिंपल। आप अगर किसी राजस्थानी व्यक्ति है सब यहाँ पे, तो खाने पीने का एग्जाम्पल बेस्ट है। तो अगर आप किसी दुकान पे जाएं और वहां पर आपके सामने घेवर बन रहा हो, तो वो ट्रांसपेरेंट घेवर हुआ। क्यों हुआ वो ट्रांसपेरेंट घेवर? क्योंकि आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि घेवर बनाने वाले कारीगर ने बिना मिलावट के आपके सामने घेवर बनाया और आपको क्या कर दिया? हाथों हाथ बना के दे दिया। तो आप ये कहोगे कि कारीगर ने, घेवर बनाने वाले कारीगर ने पूरी की पूरी क्या फॉलो की है? पारदर्शिता फॉलो की है। ठीक वैसे ही अगर सरकार कुछ भी प्रकार का प्रशासनिक या राजनीतिक काम करे और उस काम की सारी फाइलें क्या कर दे? बाहर ले आए, जनता को लाके दे दे, तो आप एक एक लाइन को पढ़ पाओगे, तब आप कह पाओगे कि हाँ, सरकार ने जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय लिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पारदर्शी है। हमें पता है कि सरकार ने कहा क्या लिखा है। तो पहला क्या करो? पहले आप कुछ स्टैंडर्ड मानदंड निर्धारित करो, फिर आप क्या रखो? पारदर्शिता रखो। मतलब आप बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। देन पारदर्शिता के बाद आप सूचना दे दो। आप क्या दे दो? सूचना दे दो कि उक्त समय पर इतना इतना टाइम पर इतना इतना काम होगा और ऐसे ऐसे होगा। तो पहले 3 बहुत इजी हैं और ये 6 सिद्धांत आपको पूछे भी जा सकते हैं पेपर में। तो पहला आप एक मानदंड बनाओ, मानदंड बनाओ, और फिर जो भी काम करो उसमें क्या रखो? पारदर्शिता। और जो भी काम हो रहा है उसकी सही समय पर सटीक जानकारी या सूचना किसको दे दो? नागरिकों को दे दो। उसके बाद विकल्प रख दो कि आपको ये पसंद है या नहीं पसंद है। फिर निष्पक्ष रहो। क्यों निष्पक्ष रहो? क्योंकि कुछ लोग उसके फेवर में बोलेंगे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे। आपको अपना पक्ष जो दोनों हितों को साध रहा होगा निष्पक्ष तौर पर रखना होगा। और उसके बाद सुलभता। उसके लिए सुलभता का मतलब है कि वो हर व्यक्ति की पहुंच तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर व्यक्ति की पहुंच तक। फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्कीम के बारे में सोचते हैं, हम एक स्कीम सोचते हैं। कौन सी स्कीम सोचते हैं हम? इंदिरा रसोई योजना के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब इंदिरा रसोई योजना आज आप देखो कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और ये शहरी क्षेत्रों में भी है ना। तो देखो, सबसे पहले आप इंदिरा रसोई योजना का अगर नागरिक अधिकार पत्र के बारे में सोचते हैं तो इसके मानदंड क्या है कि 5 रुपए में भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 रुपए में आपको भोजन मिलेगा, ये इसका आधार है।
ठीक है, इसके मानदंड है कि भाई हम 5 रुपए में भोजन देंगे, और भोजन हम कहाँ कहाँ देंगे, ग्रामीण में और शहरी इलाकों में दे देंगे। पारदर्शिता क्या है कि योजना के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 5 रुपए में हम भोजन प्रोवाइड करा देंगे, इतना अनुदान हम जो भोजन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनको सरकार इतना अनुदान देगी, इतना स्कीम पर खर्चा आया है, तो वो सब कुछ डॉक्यूमेंट जब बाहर आ जाएंगे, आप पढ़ पाओगे, तब उसे क्या कहेंगे, पारदर्शिता कहेंगे। सूचना, अगर स्कीम में थोड़ा भी बदलाव होता है, जैसे कि अभी हुआ है, शहर के अलावा किस में लागू हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू हो गई है, तो उसकी आपको क्या मिल गई, सूचना मिल गई। अब सूचना के बाद विकल्प, अब विकल्प क्या है कि सरकार ने ये कह दिया कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो इसका दायरा और शहरी क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखो, शुरुआत में ये सिर्फ 512 नगरीय निकायों में थी, और आज वर्तमान में इसका दायरा नगरीय निकायों में कितना फैल गया है, तो विकल्प। ठीक, उसके बाद निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब साफ है एकदम, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खाना अच्छा है। अब इस चीज में निष्पक्ष कैसे रहा जाए, तो आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री स्वयं गए और जाकर उन्होंने अपने बर्थडे पर इंदिरा रसोई योजना का खाना खाया, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा भाई मुझे तो ठीक लगा, मैं तो निष्पक्ष हूँ इसमें। फिर बात आती है सुलभता की। सुलभता कैसे कि जो मजदूर वर्ग है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, या मजदूर वर्ग है, या खेती करने वाला वर्ग है, या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं, जहां पर भी वो रहते हैं या काम करते हैं, उसी के आसपास के क्षेत्रों में क्या खोली गई है, इंदिरा रसोई को खोला गया है, तो वो सुलभता से वहां पहुंच जाए और 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके। तो अब आपको समझ में आया कि क्या वो आधार होते हैं जिनके आधार पर नागरिक अधिकार पत्रों को शामिल किया जाता है, वो कौन से सिद्धांत हैं जो नागरिक अधिकार पत्रों में शामिल होते हैं। तो एक बार मेरे साथ दोहराएं तो आपको अपने आप क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। वैसे मैंने आपको स्कीम का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहले मानदंड होंगे, देन हम क्या करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे, फिर हम सूचना करेंगे, फिर हम विकल्प के साथ रहेंगे, फिर निष्पक्षता होगी और फिर सुलभता होगी। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या रखना है, पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो, भारत में नागरिक अधिकार पत्रों को लेकर बहुत प्रयास हुए हैं, और वो प्रयास आपको पूछे जा सकते हैं। फाइनली तो कब लागू कर दिया था, 1997 में इसको क्या कर दिया था, लागू कर ही दिया था। लेकिन उससे पहले के जो प्रयास हैं वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, 1996 के अंदर दिल्ली के अंदर जितने भी राज्य हैं ना, उनके मुख्य सचिवों का क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। ऐसे समझो कि उनकी एक मीटिंग हुई, वो सब एक दूसरे से मिले, खाना वाना खाया, और खाना वाना खाते खाते उन्होंने किस पे बात कर ली, नागरिक अधिकार पत्रों पे। सम्मेलन वम्मेलन को का मुख्य उद्देश्य बात करना होता ही नहीं है, उनका बात उद्देश्य होता है कि हम बातचीत करेंगे, टेबल पर आराम से बैठेंगे, खाना वाना बढ़िया से बढ़िया खाएंगे, फिर अगर हमें समय मिला तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक पॉइंट पर बातचीत कर लेंगे। तो 1996 के अंदर दिल्ली के अंदर सारे के सारे राज्य थे, जो अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव थे, वो आए, बैठे, मस्ती से खाना खाया, और फिर खाना खाते खाते उन्होंने एक चीज पर बात की, और वो बात क्या थी, नागरिक अधिकार पत्रों की। क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और अच्छे खासे कंपटीशन पास कर करके मुख्य सचिव बने थे, तो उनकी बात को क्या दिया गया, वेटेज दिया गया, भारांश दिया गया। तो उन्होंने पहली बार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का निर्णय लिया, और उन्होंने कहा नागरिक अधिकार पत्र होने चाहिए। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, सिर्फ रीड करनी है। क्या करनी है, सिर्फ रीड करनी है, पढ़नी है सिर्फ। उसके बाद क्या हुआ, अब देखो, मुख्य सचिव ने बात कर ली, तो ऑटोमेटिकली ये बात किसके कान तक पहुंचेगी, सीएम के कान में तो जाएगी जाएगी। तो आप देखते हो कि 1997 के अंदर सारे के सारे मुख्यमंत्रियों का क्या होता है, सम्मेलन। सोचो, मुख्य सचिव जो है वो कितना मतलब प्रभावशाली व्यक्ति है कि वो खाना खाते वक्त दूसरे मुख्य सचिव से जो भी बात कर रहा है, ठीक 1 साल बाद वही मुख्यमंत्री सेम बात पर बात करने के लिए क्या अरेंज कर लिए हैं, एक अच्छा सा डिनर, एक अच्छा सा खाना अरेंज कर लिए हैं। तो ठीक 1 साल बाद 1997 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन होता है, वो भी किसकी बात करते हैं, प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन पर विचार करते हैं। इन्हीं के पर्यायवाची लिखे हुए हैं, पारदर्शी और जवाबदेही को यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन। तो ये प्रयास किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, पहले मुख्य सचिवों ने किए 1996 में, देन 1997 में मुख्यमंत्रियों ने किए, और फाइनलाइज हम देखते हैं फाइनली तौर पर कि हमारे पास भारत में 1997 में कौन सी चीज होती है, नागरिक अधिकार पत्र होती है। आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि टफ है टॉपिक, छोटा है पर समझा जा सकता है।
अब भारत सरकार के अनुसार नागरिक सेवा चार्टर क्या है, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो यहाँ आपको क्या रखना है, अवेयर रहना है, सावधान रहना है। अब सुने मेरी बात। अब यह क्या है, यह माने नागरिक सेवा चार्टर। जिस भी शब्द पर मैं अंडरलाइन करूं वो आपको अपनी नोट्स जो बना रहे हैं उसमें अंडरलाइन करनी होगी। और यही कारण है कि पीपीटी का सिस्टम जो है प्रिंट का वो थोड़ा डिले हो रहा है। जब तक नहीं आता तब तक आप अपने नोट्स में रखे। देखो जितना आप हाथ से लिखोगे उतना आपको याद रहेगा, उतना आपको समझ आएगा, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यह सेवा वितरण के मानक है। अपन ने पढ़ा था ना, मानदंड है तो मानक इंपॉर्टेंट है। सेवा वितरण कौन सी, जो भी सरकार सेवा दे रही है उसकी गुणवत्ता भी है और उसकी समय सीमा भी है और शिकायत निवारण तंत्र भी है और पारदर्शिता भी है और जवाबदेही भी है। तो देखो कितने शब्द हो गए। पहले वो कह रहे हैं कि मानक है, हमने कुछ स्टैंडर्ड बेस बना रखा है, फिर हम आपको क्वालिटी वाली सेवा देंगे, ऐसी वैसी घटिया नहीं देंगे, फिर हम एक समय सीमा में देंगे, फिर हम अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं तो आप शिकायत कर दीजिए। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति क्या है, जवाबदेही है। तो सिंपल सी बात है कि भारत का जो नागरिक अधिकार पत्र है वो किस किस की बात करता है, ये सारे गोले आपको ध्यान रखने हैं, एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो मानक की बात करता है सेवा वितरण के, गुणवत्ता की बात करता है, समय सीमा की बात करता है, शिकायत निवारण तंत्र की बात करता है, पारदर्शिता की बात करता है और जवाबदेही की बात करता है, के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक, अब क्या करो, यहां से इस डेफिनेशन के शब्द बाहर निकालो कि जब भी आपको भारत का नागरिक अधिकार पूछेंगे तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें होनी चाहिए ये आप बाहर निकाल के रख लो। तो आपके कीवर्ड बाहर आ जाएंगे, आपको आंसर ढूंढने में क्या होगी या आंसर निकालने में क्या होगी, मदद होगी। तो उसकी परिभाषा के अंदर मानक शब्द होना चाहिए, उसकी परिभाषा के अंदर गुणवत्ता शब्द होना चाहिए, उनकी परिभाषा के अंदर समय सीमा शब्द भी आपको मिलना चाहिए, उसकी परिभाषा के अंदर आपको शिकायत निवारण तंत्र भी मिलना चाहिए और उसकी परिभाषा के अंदर आपको पारदर्शिता और जवाबदेही भी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता और जवाबदेही भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारे अगर हैं तो ही वो भारत के अनुसार नागरिक अधिकार पत्र होगा। अब देखो, भारत सरकार ने नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने हेतु विभागों में क्या नियुक्त किए हैं, नोडल अधिकारी। देखो सरकार का फिक्स सिस्टम है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो समिति बना दो, अगर कुछ लागू करवाना हो नोडल अधिकारी बना दो। जब आप लोग भी लगोगे ना, देखो उम्मीद बड़ी रखनी चाहिए और उम्मीद यही है कि जो कोई भी नियमित रूप से क्लास देख रहा है, बराबर नोट्स बना रहा है, बराबर एमसीक्यू कर रहा है, टेस्ट सीरीज लेने के बाद आराम से पेपर सॉल्व कर रहा है, बार बार रिवाइज कर रहा है, उस व्यक्ति की विजय एक दिन सुनिश्चित है। और वो जिस दिन सरकार में जाएगा तो वो भी यही शब्द बोलेगा कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, समिति बना दो। अगर कुछ नया लागू करवाना है, नोडल अधिकारी नियुक्त कर दो। तो देखो ये सरकार के रटे रटाए डायलॉग है जो आपको भी याद रखने हैं कि अगर सरकार कहीं गड़बड़ हो जाए या कोई नया चीज लागू करना है, गड़बड़ हो जाए तो वो कहेगी समिति बिठा रहे हैं, सोच विचार करना है समिति बिठा रहे हैं। ठीक है, वो एक अकेली काम ही नहीं कर सकती, और अगर उसको कुछ लागू कराना है तो वो सीधा बोलती है कि देखो नोडल अधिकारी नियुक्त कर दो। तो अब भारत सरकार को नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए विभागों में क्या बनाने पड़ेंगे, नोडल अधिकारी बनाने पड़ेंगे। भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक चार्टरों के समन्वय, निर्माण और संचालन का काम शुरू किया है। यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। हमारे पास राजस्थान में एक है संपर्क, है ना, संपर्क क्या है, हमारा शिकायत निवारण तंत्र है। तो जो संपर्क है राजस्थान के अंदर वो नागरिक सेवा चार्टर को बताता है। ठीक है, तो भारत सरकार में कौन सा विभाग है जो क्वेश्चन बनाएगा, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जो है वो नागरिक चार्टरों के साथ क्या बिठाता है, तालमेल बिठाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एपी के एग्जाम में कि भारत सरकार का वो कौन सा विभाग है जो नागरिक अधिकार पत्रों के साथ समन्वय, निर्माण और संचालन का काम करता है। वो है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है। ठीक, आगे चलूं, चलो। हाँ, अब चार्टर में शामिल होने वाले तत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि नागरिक अधिकार पत्रों के चार्टर में क्या क्या चीज शामिल है।
तो देखो, नागरिक अधिकार पत्रों का विजन भी होता है और अपना मिशन भी होता है। विजन ये है कि भाई हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, हम आपको मानक दे रहे हैं, गुणवत्ता दे रहे हैं, पारदर्शी गवर्नमेंट है हमारी, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। और मिशन क्या है? मिशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूर दराज क्षेत्रों में भी बैठा है और उसे सरकार की जरूरत है तो हम उस तक पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहती हूँ कि पूरे राजस्थान में हर वो बच्चा जो तहे दिल से प्रयास करके नौकरी लगना चाहता है और अच्छी समझदारी वाली क्लास देखना चाहता है, एक क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता है, वो भी मिनिमल कॉस्ट पर, जीरो कॉस्ट पर, तो वो ये वीडियो देखे तो मेरी पहुंच उस तक क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा मिशन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही कि नागरिक चार्टर के मिशन में क्या शामिल है कि सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहती है जहां तक पहुंचना क्या है? मुश्किल है, और वो भी गुणवत्ता के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा उद्देश्य क्या है कि जितनी अच्छी मुझे पॉलिटी पढ़ानी आती है, जितनी भी अच्छी, मैं ये नहीं कहती मैं ही अच्छी पढ़ा रही हूँ, और भी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, पर जैसी जितनी अच्छी मुझे आती है, अगर कोई देखकर अपने सपने पूरा करना चाहे तो मेरा मिशन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो वैसे ही पहला क्या होगा? विजन और मिशन। देन संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण, कि जो भी संगठन काम कर रहा है, चाहे वो सरकार का काम कर रहा है ना, तो संगठन ने क्या क्या, सरकार के संगठन ने क्या क्या बिजनेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, आवासन मंडल ने अभी फ्लैट बनाए हैं, और फ्लैट क्या कर रहे हैं? लोगों को दिए हैं, मिनिमल रेट पर दिए हैं। तो जो आवासन मंडल है उसका बिजनेस क्या हुआ? फ्लैट बनाना और कम रेटों पर जो लोअर इनकम के ग्रुप है उनको बेच देना। तो इस सब का क्या दे देना? नागरिक अधिकार पत्र में विवरण दे देना। तो संगठन द्वारा किए गए व्यवसाय का विवरण। ग्राहकों का विवरण भी, भाई कितने लोगों ने खरीदा है ये भी तो बताओ। फिर प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण, कि अच्छा जो भी ग्राहक तुम्हारे पास आए हैं उनको तुमने क्या क्या सर्विस दी है, तुमने उनको क्या क्या प्रोवाइड कराया है इस फ्लैट के साथ, तुमने उनको क्या अच्छी बिजली, अच्छी बिजली, सस्ती बिजली, साफ पानी, स्वच्छ वायु, ये सब सेवाएं भी आपने वितरण की है या नहीं की है। फिर अगर उसको कुछ शिकायत है तो क्या बनाओ? शिकायत निवारण तंत्र बनाओ। और ग्राहकों से अपेक्षाएं, भाई आपकी क्या उम्मीद है आपके ग्राहकों से कि भाई वो आपकी फीडबैक अच्छा लिख के जाए। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर है जो चार्टर में क्या है? शामिल होने वाले तत्व हैं। आगे चलूं, आपको रीड करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे अब तक एक दो क्वेश्चन हुए हैं जो मैंने आज यहीं अटैच कर दिए हैं। आगे चले, चलो। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आया है इसमें, वो देखो कौन सा है। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, वो है, अभी विवरण देखा था अपन ने। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये भी है। किसी लोक अभिलेख की उपेक्षा, ये नहीं है। ये क्या है? हमने नहीं पढ़ा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और इससे ज्यादा इसमें क्या पूछा जाएगा ये मुझे पता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको 1991, 1997 और भारत के चार्टर के क्या क्या जो तत्व हैं वो, और भारत के चार्टर के क्या क्या सिद्धांत है उस डेफिनेशन के अंदर, सिर्फ उतना ही क्या है? सफिशिएंट है। हाँ, अगर इससे बाहर अगर एग्जामिनर पूछ ले तो मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रही हूं कि आप छोड़ा ना उस क्वेश्चन को। ठीक, आगे चले। हाँ, अब हमारा दूसरा टॉपिक है सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। अब सामाजिक अंकेक्षण मैंने पहले भी बताया था कि अरुणा रॉय थी, उनका एक संगठन था मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो उन्होंने कहा कि सरकार से जो भी पैसा बेनिफिशियरीज के लिए आता है, लाभार्थियों के लिए आता है, वो पैसा बीच में गबन हो रहा है, और उस पैसे की ऑडिट चूंकि सरकार के ही व्यक्ति कर रहे हैं तो गबन का पता भी नहीं चल रहा। तब उनके आंदोलन के द्वारा ये मांग उठाई गई कि जितनी भी पंचायत है उनकी क्या कराई जाए? सोशल ऑडिट कराई जाए। आज आप देखते हो कि मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिट होती है, सामाजिक अंकेक्षण होता है। लोग जाकर देखते हैं कि सरकार के तीसरा पक्ष, एक स्वतंत्र तीसरा पक्ष जाकर देखता है सरकार के खाते कि सरकार ने जितना भी पैसा बेनिफिशियरीज के लिए दिया है, क्या उतना ही पैसा बेनिफिशरीज तक गया है, लाभार्थियों तक गया है या नहीं गया है। उसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है लेखों की जांच करना। अब लेखे क्या होते हैं? लेखा जिसमें आप क्या करते हो? लेन देन करते हो। क्या लेखा में आप क्या करते हो? लेन देन। किसका लेन देन करते हो? रुपया पैसा का। तो रुपया पैसा का जो भी लेन देन हुआ है उसको आप किससे जांच कराओ?
समाज से जांच कराओ, मतलब तीसरे किसी व्यक्ति से जांच कराओ, तीसरे पक्ष से जांच कराओ कि जितना भी लेन देन हुआ है वो सही है या नहीं है, उसमें किसी ने गबन या त्रुटि तो नहीं कर दी है। उसी को क्या कहेंगे, सरल शब्दों में सामाजिक अंकेक्षण कहेंगे। अब देखो, सामाजिक लेखा परीक्षा संगठन में क्या लाता है, प्रभावशीलता की जांच करता है कि भाई कितने प्रभावी तरीकों से सरकार के द्वारा लाभार्थियों के लिए जो भी चीज आई थी वो बराबर गई है या नहीं गई है। इसी के प्रभावशीलता का जांच किसमें किया जाता है, सामाजिक लेखा परीक्षा में किया जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि अमुक संस्था किस सीमा तक अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, मालिकों, स्थानीय समुदायों तथा समाज के प्रति अपनी सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों को निभाया है। बिल्कुल सही बात है। देखो, बुरा हमको नहीं मानना चाहिए, जो लक्ष्मी है उसमें एक लालच है, तो जब वो बल्क में किसी के हाथ में जारी होती है तो एक बार के लिए तो उसे क्या आता है, लालच आता ही है। लेकिन अगर वो व्यक्ति नैतिक रूप से सही है तो उस समय वो क्या निर्णय लेगा कि नहीं, ये मेरी नहीं है, ये बेनिफिशरीज की है, लाभार्थियों की है, तो ये कहाँ जानी चाहिए, लाभार्थियों तक। तो यही लिखा गया है कि नैतिक कर्तव्यों को निभाया है या नहीं निभाया है, चाहे उसके सामने हजार लालच हो, फिर भी उसने अपनी नैतिकता को बरकरार रख के वो सारे के सारे सुविधाएं, वो सारी की सारी सेवाएं जो हैं वो अंतिम समूह तक पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, पढ़ना है और छोड़ना है। फिर देखो, सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं का वर्ष में कितनी बार किया जाता है, 2 बार। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक अंकेक्षण है वो हर योजना का, किसी भी योजना का अगर आपको कराना है तो आपको वर्ष में कितनी बार कराना होगा, 2 बार। और कब कराना होगा कि उस वित्तीय वर्ष के पहले और लास्ट के 3 महीनों में। पहले 3 महीने ले लीजिए आप, तो वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है आपका, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। तो आप अप्रैल, मई, जून पहले के 3 महीने ले लीजिए, या इफ आप लास्ट के ले लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक अंकेक्षण जो योजना का होता है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी बार कराना है आपको, 2 बार। और वित्तीय वर्ष के कौन से महीने लेने हैं, या तो प्रारंभ के 3 महीने ले लेने हैं या बाद के लास्ट के आपको क्या ले लेने हैं, 3 महीने ले लेने हैं। फिर सामाजिक अंकेक्षण से गरीबी, भ्रष्टाचार और भूखमरी को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार पैसा किसके लिए दे रही है, गरीबी को दूर करने के लिए दे रही है, भूखमरी को दूर करने के लिए दे रही है। और अगर वो पैसा गबन हो रहा है तो वो जो मूल समस्या है वो खत्म नहीं होगी। और सोशल ऑडिट यही ध्यान रखती है कि जो लाभार्थी का पैसा है वो लाभार्थी तक जाए। इससे क्या होता है, गबन के चांसेस रुकते हैं। ठीक, हालांकि ये सब सैद्धांतिक तौर पर हम पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर ये व्यावहारिक तौर पर भी अच्छा है। जैसे मनरेगा में कुछ जगहों पर व्यावहारिक तौर पर सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। ठीक, आगे चलो। हाँ, अब राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण, तो एपी के एग्जाम में सामाजिक अंकेक्षण से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी आपका 7 जनवरी को है ना, 7 जनवरी 2024 को, उस दिन। अब राजस्थान में किस दिन शुरू हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 10 अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, 10 अक्टूबर। जैसे कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि कमेंट बॉक्स में आते ही लोगों ने लिखा 24 फरवरी 1970 आवासन मंडल की स्थापना। वैसे ही अब चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़े, आप लिख के देंगे कि भाई राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण कब शुरू होता है, तो 10 अक्टूबर 2009। देखो बहुत आसान है, 10 अक्टूबर है और पीछे क्या लिखा हुआ है, 9। अब ये कहाँ हो रहा है, मनरेगा में हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत सोशल ऑडिट प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि पूरे देश में राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट करवानी क्या कर दी, ग्राम पंचायत में शुरू कर दी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फिर से पूछ लेंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो बहुत आसान है, सार्वजनिक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है। लाभार्थी का पैसा, आप एक स्लोगन याद रखें, सामाजिक अंकेक्षण कहता है कि सरकार के द्वारा दिया गया लाभार्थी का पैसा लाभार्थी तक ही पहुंचे, बीच में उसका लीक ना हो। ठीक, अब मनरेगा के लिए राजस्थान सरकार ने अलग से किसकी स्थापना की है, सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय की भी क्या की है, स्थापना की है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या किया जा सकता है, एपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण के लिए आंध्र प्रदेश को मॉडल बनाया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान ने सामाजिक अंकेक्षण का जो मॉडल लिया है
वो कहाँ से कॉपी मारा है, टीपा कहाँ से है, तो वो टीपा किससे है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, बहुत सारी चीजें राजस्थान के ऑफिसर ने आंध्र प्रदेश से सीखी है। फिर 10 अक्टूबर 2009, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको वो पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण किस दिन शुरू हुआ है। 10 अक्टूबर 2009 से देश में सोशल ऑडिट प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकली शुरू हुई, और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, भीलवाड़ा से हुई है। तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये तो 99% वो आपसे पूछेंगे ही कि जो सोशल ऑडिट है उसकी शुरुआत राजस्थान में 10 अक्टूबर 2009 को, और कहाँ से, प्रायोगिक तौर से भीलवाड़ा से शुरू होती है। तो इसी के साथ आपका 61 नंबर क्लास जो सेकंड लास्ट है पॉलिटी का, इसके बाद 62 नंबर क्लास आएगी जो कि लास्ट क्लास होगी संभागीय आयुक्त की। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे शुरू करेंगे, और अभी सब पूछेंगे कि दिवाली है तो ऑफर का कुछ प्लान है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो शिक्षा जो है उसके साथ ये नहीं है कि त्योहार आ गए तो अब ऑफर दे दें, ऑफर यही है कि आप अच्छे से पढ़ें। हम आपको नोट्स पीपीटी सही तरीके से दे देंगे, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, पर ऑफर के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है। और जो भी खरीदना चाहे हिंदी का, तो हिंदी का भी है 100+, उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, और सेकंड ग्रेड की खरीदोगे तो वो भी है 50+ टॉपिक के अनुसार। और जीके की ये जो अभी क्लासेस चल रही है संपूर्ण राजस्थान की, उसकी है, नेट जेआरएफ की भी है, और स्कूल व्याख्याता के लिए भी हिंदी के 50 ऑनलाइन टेस्ट है। और जैसे कि सर ने घोषणा की थी कि एपी के लिए वो अलग से, जैसे सेकंड ग्रेड में उन्होंने स्केड्यूल बना के जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जल्द वो भी लॉन्च होगी। तो जो लोग एकदम प्रतिबद्ध है कि हमें निकालना ही है थर्ड पेपर अच्छे से, तो वो लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इतना ही, तो कल लास्ट क्लास है, फिर हम आगे सिलेबस में आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।